हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन फरवरी 2025, जिसमें हम अपना इकोनॉमी सेक्शन कल से शुरू कर चुके हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले 3 साल से हम ये वीडियोस बना रहे हैं। करंट अफेयर्स आपके एकदम मस्त डायनेमिक तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपके करंट अफेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पीएम पाठशाला आ चुका है आपके पास। और आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़िए, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और एग्जाम्स की जानकारी मिलती चली जाए। हमने जैसे कि अपने कई टॉपिक्स कवर कर लिए थे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस विद एमसीक्यूज कर लिया था, आईआर कर लिया था। आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे हम। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी आज का हमारा टॉपिक है। लेट्स कंप्लीट इट। शॉर्ट्स कल आएंगे इकॉनमी के, आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखो इस टॉपिक में क्या है। इस टॉपिक में ना मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के बारे में, इस बार जब 2025-26 का गाइस बजट अनाउंस हुआ ना, उसी में इस मिशन को भी अनाउंस किया गया था। अब इससे पहले कि हम इस पूरे कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए मिशन पे जाएं, उससे पहले ना एक स्टेपल कॉटन फाइबर के बारे में समझते हैं। देखो, जो स्टेपल कॉटन फाइबर होता है, सबसे पहली बात वो एक इंडिविजुअल कॉटन फाइबर है। ठीक है। जो लेंथ है स्टेपल का कॉटन को ना इन तरह से क्लासीफाई किया जाता है। वेरी शॉर्ट स्टेपल कॉटन, शॉर्ट स्टेपल कॉटन, मीडियम स्टेपल, लॉन्ग स्टेपल, एक्स्ट्रा लॉन्ग, इस तरह से ना इसको क्लासिफाई किया जाता है। एक बात और ध्यान रखना, एक प्रीमियम कॉटन वेराइटी है जो कल्टीवेट हुई है इन अबाउट 10% ऑफ द कॉटन एरिया में, और ग्लोबल प्रोडक्शन में 4% इसका कंट्रीब्यूशन होता है। जो मेजर स्टेट्स हैं भारत के अंदर भी जो कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए काम करते हैं, या जिसका एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल है, वो है इंडिया के अंदर कर्नाटका, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, केटीएम। ठीक है। ये केटीएम जो स्टेट्स हैं, यही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भारत के अंदर आपका एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वाला कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये मिशन क्या है, इस मिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों कॉटन प्रोडक्टिविटी के बारे में सरकार इतना सोच रही है, समझते हैं। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी एक तरह का 5 ईयर मिशन है। कैसा मिशन है? 5 ईयर मिशन है, जो कि ना इम्प्रूवमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करता है कि हम ना कॉटन की फार्मिंग को कैसे, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करें, कैसे हम एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वेराइटी को प्रमोट करें। तो मिशन है ये कॉटन प्रोडक्टिविटी का। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, 5 साल के लिए है। ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान है कि जो कॉटन फार्मिंग हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ इसका ये भी ध्यान है कि कॉटन वेराइटी को प्रमोट किया जाए। इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल काम कर रही है। यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट देगी कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स को। ये क्या करेगी? गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड 5F विजन के साथ भी टेक्सटाइल सेक्टर के साथ जुड़ेगी। इसका पूरा ध्यान है कि फार्मर्स के इनकम बढ़े। ठीक है। स्टेडी सप्लाई क्वालिटी कॉटन का बढ़े, और भारत का जो भी ट्रेडिशनली टेक्सटाइल सेक्टर है, उसको पूरी तरह से सरकार का इस वक्त ध्यान है कि उसको ना वापस से रिफ्रेश, रिजुविनेट किया जाए। समझ रहे हो? क्योंकि याद रखो, अगर हमने ये काम नहीं किया ना, तो इस समय हमें बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है कि हम ना बहुत ज़्यादा, हम ना ये भी चाहते हैं कि अपना इम्पोर्ट डिपेंडेंस ख़त्म करें। आपको पता ही है ना, भारत इस समय आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात बहुत ज़्यादा आपको सुनाई देती है। साथ ही साथ हम अपने टेक्सटाइल सेक्टर को ना ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भी लाना चाहते हैं, उसमें इन्हांस करना चाहते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारे ही एमएसएमई के अंदर 80% कैपेसिटी है ये करने की। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए इस मिशन को तैयार बेसिकली गाइस किया गया है। अब इसकी थोड़ी सी और हम ना नीड को समझते हैं कि इस मिशन की नीड क्या है। नीड का इसमें मतलब यहाँ पर ये आता है, स्टेगनेंट प्रोडक्टिविटी। यानी स्टेगनेंट प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो भी चैलेंजेस हैं स्टेगनेंट कॉटन प्रोडक्टिविटी की, वो हैं। फॉर एग्जांपल 2023-24 में जो कॉटन यील्ड था, वो आप सोचो कितना होता था 2023-24 में? 435 kg। ठीक है। एंड विच इज सिमिलर टू 2024-25, वहाँ पे कुछ 447 तक का निकल कर आया। अब हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि यार प्रोडक्शन इतना बढ़ नहीं रहा है, बहुत स्टेगनेंसी आ गई है हमारे कॉटन के प्रोडक्शन में। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो, कोई भी चीज़, पानी अगर स्टेगनेंट हो जाएगा, ठहर जाएगा, तो वो अच्छा नहीं होता है, वो हानिकारक ही होता है। तो सेम वे किसी भी चीज़ का स्टेगनेंट होना ना एक साइन होता है कि ये चीज़ अब खराब होने वाली है। ठीक है। उसके बाद ना रेन फेड क्रॉप की बात करते हैं,
कि जो मेजरली कॉटन एरिया है वो रेनफेड है, चाहे वो सेंट्रल है, सदर्न स्टेट्स है। 67% जो इंडिया का कॉटन है ना, वो रेनफेड एरिया से प्रोड्यूस होता है, एंड 33% ऑन इरिगेटेड लैंड से प्रोड्यूस होता है। अब हमें ये भी समझ में आ गया कि जो ये वाली क्रॉप होती है कॉटन की, ये रेनफेड है, सेंट्रल एरिया में होती है ज़्यादातर या सदर्न स्टेट्स में होती है। पेस्ट भी मारता है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। जो कॉटन की क्रॉप है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोन होती है, कॉटन की क्रॉप बहुत ज़्यादा प्रोन होती है गाइस पेस्ट एंड डिजीज से, जो एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे पिंक बॉलवॉर्म है या वाइट फ्लाई है ना, ये बहुत तंग करता है। इसी के साथ साथ अनस्टेबल प्राइसेस की बात है, कि जो कॉटन के प्राइसेस हैं वो बहुत फ्लक्चुएटेड हैं। कभी इधर फ्लक्चुएट कर देंगे, कभी बहुत इसका प्राइस फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, दूसरी समस्या अनस्टेबल प्राइसेस के साथ साथ ये भी आती है कि मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, कॉटन की एक्सपोर्ट पॉलिसी ऐसी है। तो यहाँ पर बात होती है 5F विजन ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर की, कि फार्म है, फाइबर है, फैक्ट्री है, फैशन है, फॉरेन है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या ना, इनिशियल जो स्टेज होती है ना, जब हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, तो सबसे पहले फार्म से निकल के कोई चीज़ आती है, रॉ मटेरियल आया, इनिशियल स्टेज एग्रीकल्चर है, फिर रॉ मटेरियल प्रोडक्शन निकल कर आया, फिर वो रॉ मटेरियल को फाइबर में आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। फिर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इन फैक्ट्री यानी वीविंग हो रही है। फिर डिज़ाइन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो फैशनेबल आइटम्स को। फिर एक्सपोर्टिंग एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल की बात है। तो यानी कि यहाँ पर 5F की बात की जा रही है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। और ये पांचों का काम क्या है, टेक्सटाइल के लिए एक विजन तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अब हमें देखना है कॉटन का प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड कंजम्पशन इन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर भारत के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन देखें तो भारत फर्स्ट रैंक पर है कॉटन के एकरेज में, मतलब प्रोड्यूस तो अच्छा खासा करता है। और आप समझो, वर्ल्ड का 40% एरिया हमारे ही देश में कॉटन का है, तो इसमें क्यों नहीं ध्यान रखना चाहिए हमें। आपको पता है भारत के अंदर ना मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग जोन्स भी हैं, चाहे वो नॉर्दर्न जोन हो, सदर्न जोन हो, सेंट्रल जोन हो। तो नॉर्दर्न जोन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आते हैं, सेंट्रल जोन में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आते हैं, सदर्न जोन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका आते हैं, ये रीजन्स आते हैं। अच्छा, भारत का रैंक कॉटन प्रोडक्शन में सेकंड है, इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 343.47 लाख बेल्स है। ठीक है, ये आप समझो भारत का अभी टोटल ना 23.83% टोटल प्रोडक्शन भी कर रहा है। भारत की रैंक 39th है कॉटन की यील्ड में, जो कि बड़ी शर्मनाक घटना है। आप सोचो 40% वर्ल्ड का एरिया मिलने के बाद भी हमारी 39th रैंक है, और हम यूएसए, चाइना, ब्राजील से बहुत पीछे हैं। कंजम्पशन की बात करें तो हम सेकंड लार्जर कंज्यूमर है कॉटन के इन द वर्ल्ड, लेस देन 10% टोटल कंजम्पशन होती है हमारे देश में। अब कॉटन का भारत में सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझते हैं। कह रहा सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस अगर हम कॉटन का भारत में देखते हैं तो वो इकोनॉमिक है, क्योंकि कॉटन को ही हमें क्या बोला जाता है, कॉटन को वाइट गोल्ड बोला जाता है। ये कमर्शियल कैश क्रॉप है, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। उसके साथ ही साथ ये फॉरेक्स रिजर्व्स को कंट्रीब्यूट करती है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया का नेट फॉरेन एक्सचेंज में। इंडिया एक्सपोर्ट करता है 30 लाख बेल्स, और ये सस्टेन करना लाइवलीहुड को 6 मिलियन कॉटन फार्मर्स को देना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप ये लगा लो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कंट्री में आफ्टर एग्रीकल्चर। तो आप सोचो कितना ज़्यादा लोगों को खाल खिला पिला रहा है ये सेक्टर, कितने लोगों को जॉब दे रहा है ये सेक्टर। तो क्या आपको नहीं लगता इस सेक्टर के लिए हमें काम करना, इसकी प्रोडक्टिविटी के लिए काम करना भी उतना ही ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कॉटन का साइंटिफिक नेम क्या है। इसका नाम है गॉसिपियम सब। क्या नाम है इसका, गॉसिपियम सब इसका नाम है। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद जो कॉटन है वो एक सॉफ्ट है, फ्लफी स्टेपल फाइबर है, जो ग्रो होता है बॉल प्रोडक्टिव केस में अराउंड इट सीड के आसपास। ये एक तरह का श्रब है, सेमी जेरोफाइट, नेटिव है टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। अमेरिका है, अफ्रीका है, इजिप्ट है, इंडिया है, ये सारे के सारे यहाँ पर जो है वो कॉटन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो समझना है कॉटन का साइंटिफिक नाम गॉसिपियम एस करके है,
और कॉटन एक सॉफ्ट फ्लफी स्टेपल फाइबर होता है, बॉल में आता है, इसका ना प्रोटेक्टिव केस भी होता है सीड केस के आसपास ही। श्रब है, सेमी ज़ेरोफाइट नेटिव है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। इसके 4 स्पीशीज की अगर बात करें तो जी एरोब्रियम है, जी हार्बेसियम है, एशियन कॉटन बोलते हैं इसको, फिर इजिप्शियन कॉटन है, जी बर्मंडेंस वाला करके है, एक अमेरिकन अपलैंड कॉटन है। इंडिया ऐसा रिपोर्ट कर रहा है कि ओनली कंट्री है जो चारों तरह के स्पीशीज ऑफ कॉटन को ग्रो करता है। समझो बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में आ सकता है कि कौन कौन से 4 स्पीशीज होते हैं कॉटन के। तो उसमें आप बताओगे जी एर्बोरियम होता है, जी हार्बेसियम होता है, जी बर्बेंडेंस होता है, जी हेरिस्टम होता है। ये सारे के सारे 4 टाइप ऑफ कॉटन है। और इंडिया ने रिपोर्ट करा है कि इंडिया ओनली कंट्री है जिसमें ये चारों तरह के स्पीशीज कॉटन के होते हैं। अच्छा, जी हेरिस्टम रिप्रेजेंट 90% ऑफ द हाइब्रिड कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया एंड ऑल द करंट बीटी कॉटन हाइब्रिड जो है वो आपके जी हेरुस्ट्रियम करके लिखते हैं। थोड़ा सा स्पेल का अगर गलत कर रही हूँ तो सॉरी फॉर द सेम। ये इस तरह से हो रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि बीटी कॉटन को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बीटी कॉटन एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जीएम क्रॉप बोलते हैं इसको। ये कैसे आता है? जीन्स की मदद से आता है, फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis। इसको बीटी का मतलब ये होता है ना, बैसिलस thuringiensis इनको बोलते हैं। ये क्यों बनाया गया बीटी कॉटन को? हमने इसलिए बनाया क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कॉटन को सबसे ज़्यादा पेस्ट से प्रॉब्लम होती है, लाइक बॉल वॉर्म। इसको रोकने के लिए ही बीटी कॉटन यानी कि इसके जीन्स में चेंज करके इसको लाया गया था। याद रखो, ये ओनली जीएम क्रॉप है भारत के अंदर, 2002 में आई थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए कराई जाती है। ध्यान रखना, बीटी कॉटन ही एक ओनली जीएम क्रॉप है जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए काम आती है। बॉलगर्ड 1 है, 2 है, टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब फेमस हैं फॉर डेवलपिंग बीटी कॉटन। रिसेंटली सीएसआईआर नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप करा वर्ल्ड का फर्स्ट पिंक बॉलवर्म रेजिस्टेंट जीएम कॉटन। तो सीएसआईआर, एनबीआरआई, ये सारे के सारे क्या है, ये नोबल इंसेक्टिसाइडल जीन डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और सुपीरियर रेजिस्टेंस देते हैं ये पिंक बॉल वॉर्म से, और ये प्रोटेक्ट करते हैं कॉटन लीफ वॉर्म को, फॉल आर्मी वॉर्म को, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है कि कॉटन के लिए क्लाइमेट एंड सॉइल की कैसी रिक्वायरमेंट होती है। बड़े ध्यान से समझना। देखो, अगर हम ना क्लाइमेट एंड सॉइल की रिक्वायरमेंट पढ़ें कॉटन के लिए स्पेशली, तो टेम्परेचर जो चाहिए ना जर्मिनेशन के स्टेज पर, आपको मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री चाहिए होता है। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ है तो मिनिमम टेम्परेचर 21 से 27 होना चाहिए। ध्यान से सुन लो इस बात को। बिल्कुल जर्मिनेट ही हुआ है सीड अभी, तो समझो मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री। वेजिटेटिव ग्रोथ पर है कि उसके फूल वूल आ गए हैं, इस तरह से हो गया, तो वो फिर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक चल सकता है। ये टॉलरेट कर सकता है टेम्परेचर टू द एक्सटेंट ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। बट टेम्परेचर अगर 21 डिग्री से नीचे गया, क्रॉप खत्म। ये 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज भी इसको लिए चाहिए होते हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है तो ग्रो कर जाएगा। वार्म डेज, कूल नाइट्स। समझो, दिन कैसे होने चाहिए? गर्म, और नाइट कैसे होनी चाहिए? ठंडी। अगर ये लार्ज जनरेशन वेरिएशन रहा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रूटिंग, तो ये बहुत अच्छा होता है गुड बॉल एंड फाइबर डेवलपमेंट के लिए। ये सबसे अच्छा होता है कि वार्म डेज रहे, नाइट कूल रहे, लार्ज डायरेनल वेरिएशन जितनी ज़्यादा रहेगी उतना अच्छा ही फ्रूट यहाँ पर निकल कर आएगा। समझ गए? उसके बाद यहाँ पर हम सॉइल की बात करते हैं। जो कॉटन को ग्रो किया जा रहा है वो वेराइटी ऑफ सॉइल्स में यूज़ किया जा रहा है। कॉटन का जो सॉइल है ना वो वेल ड्रेन डीप एलुवियल सॉइल है नॉर्थ में। ब्लैक क्लेई सॉइल है वेरिंग डेप्थ इन सेंट्रल रीजन में। ब्लैक एंड मिक्स ब्लैक रेड सॉइल है साउथ जोन में। तो कॉटन क्या है? कॉटन एक सेमी टॉलरेंट टू सैलिनिटी वाला है, सेंसिटिव है टू वाटर लॉगिंग, एंड ये प्रेफर करता है लाइट्स, वेल ड्रेन सॉइल्स को करता है, इसमें ना रिटेन करता है, मॉइस्चर्स को भी रिटेन करके रखता है। अब क्रॉप सीजन के लिए क्या होता है? क्रॉप सीजन इसके लिए क्या होगा? अप्रैल टू मई नदर्न इंडिया में, और ये डिले होते 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 साउथ में जाता है, सदर्न जोन के अंदर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसका सॉइल कैसी चाहिए? वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी, इन पर ही उगती है ये। सैलिनिटी को सेमी टॉलरेंट होती है ये। सेमी टॉलरेंट है, गलती से कंप्लीट टॉलरेंट मत लिखाना,
बड़े ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज को समझते हुए। अब ये कह रहा है कि कॉटन सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ तो स्टेप सरकार ने उठाए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी कुछ हम मिशन लेकर आए हैं, बहुत पहले से ही हम बहुत इस पे काम कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हम कॉटन पे देते हैं, यानी हम एमएसपी देते हैं। कॉटन को प्रोक्योर करने के लिए गवर्नमेंट एमएसपी देती है, तो उसको कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उस पर काम करता है। कोई मैक्सिमम क्वांटिटी लिमिट नहीं होती है परचेज कॉटन प्रोड्यूस करने से फ्रॉम फार्मर्स। जो भी सीएसीपी की रिकमेंडेशन होती है, सीएसीपी का क्या फुल फॉर्म होता है कृपया बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। सीएसीपी का काम क्या है ये भी बताइए। मैं कई बार बता चुकी हूँ, बट आपका ध्यान देखने के लिए कि आप ध्यान से सुनते हो कि नहीं सुनते हो, तो जरा बताएं कमेंट सेक्शन में सीएसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये काम क्या करती है ये बॉडी। इनकी रिकमेंडेशन से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने डिक्लेयर करा कि एमएसपी दो वेराइटीज में होती है। एक आपकी फेयर एवरेज क्वालिटी पे कॉटन, जैसे मीडियम स्टेपल लेंथ है या लॉन्ग स्टेपल लेंथ है, समझ में आ गया। दो ही इस वेराइटी पे एमएसपी दिया जाता है। अब उसके बाद अगर ब्रांडिंग की बात की जाती है इंडियन कॉटन की, तो ब्रांड कस्तूरी कॉटन इंडिया है। उसको लॉन्च करा है टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर एंड वोकल फॉर लोकल इन द फील्ड ऑफ कॉटन। यानी हमें क्या करना है, इनकरेज करना है सेल्फ रेगुलेशंस बाय इंडस्ट्रीज। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग ऑफ कस्तूरी कॉटन इंडिया, ये वाला। फिर उसके बाद मोबाइल ऐप कॉट एली की बात करते हैं, तो मेरे फार्मर फ्रेंडली ऐप है ये, और अवेयरनेस की इसमें इंक्रीज होना, एमएसपी कॉटन के बारे में लोगों को पता चले, जो फार्मिंग कर रही हैं इंडस्ट्रीज उन वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। और रीजनल भाषा में भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उनको लेकर आया, तो कॉटीएली करके ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम करना है, साइंटिफिक असेसमेंट करनी है, क्वालिटी की प्रोसेसिंग करनी है, मॉडर्नाइज करना है फैक्ट्रीज को, इस पे काम करना है। और कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय कि आप ना प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन को इम्प्रूव करो बियॉन्ड यार्न एंड वीविंग द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ना अगर आप इसकी प्रोसेसिंग को सुधार लेते हो, यार्न और वीविंग के बाद वाली भी फिनिश प्रोडक्ट तक की, तो आप ना इसके लिए ना एमएसएमई का यूज़ करो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। इनको बोलो ये ना प्राइमरी लेवल पर ही इसको प्रमोट करें। ये मिशन इसीलिए तैयार करा गया ताकि क्वालिटी कॉटन की और ज़्यादा अच्छी हो जाए, जो कॉटन फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़े, वो एक्सपोर्ट कर पाएँ, ब्रांड इंडिया ग्रोथ हो पाए। इसीलिए भारत को सेल्फ रिलायंट करने के लिए ये कोशिश करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हमारा अर्बन चैलेंज फंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में क्यों है समझते हैं। बजट जब 2025-26 का आया तो यहाँ पर बोला गया अर्बन चैलेंज फंड को क्रिएट करने के लिए। अब ये अर्बन चैलेंज फंड क्या है इसके बारे में समझते हैं। अर्बन चैलेंज फंड जो होता है, इसका मतलब होता है कि ऑफ ₹1,00,000 crore एम्स टू इनकरेज स्टेट्स टू थिंक इनोवेटली टुवर्ड्स अटेनिंग सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन एंड रीडेवलपमेंट गोल्स। ये क्या कह रहा है, अर्बन चैलेंज फंड समझना क्या होता है। अर्बन चैलेंज फंड को सबसे बड़ी बात है हम यूसीएफ बोलते हैं, ऑफ 1,00,000 crore। क्या एम है हमारा, राज्य सरकारें ये चाहती हैं कि सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को अटेन करने के लिए और जितनी भी एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं उनको रीडेवलप करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि ये वाली एक कोशिश की जा रही है कि अर्बन चैलेंज फंड को लेकर आया जाए। फंड को इम्प्लीमेंट करने के समय ना प्रपोजल दिया गया है फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज की बात हो रही है, और वाटर एंड सैनिटेशन की बात है। यानी जो भी फंड है ना, ये जो फंड होगा 1,00,000 crore का, जिससे कहा जा रहा है कि जो भी स्टेट्स हैं सिटीज़ हैं उनको रीडेवलप और सस्टेनेबल अर्बनाइज किया जाएगा। इस पूरे फंड का काम है कि सिटीज़ को ग्रोथ हब से जोड़ना, क्रिएटिव रीडेवलप करना और वाटर सैनिटेशन पे काम करना। फिनेंसिंग मैकेनिज्म की बात करें तो फंड विल फिनेंस अप टू 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बैंकेबल प्रोजेक्ट। फंड यानी कि ऐसे फिनेंस किए जाएंगे ताकि जो 25% जो कॉस्ट है बैंकेबल प्रोजेक्ट की वो फिनेंस हो पाए। एटलीस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट जो है वो फंड हो बॉन्ड से, बैंक लोन से, और या ट्रिपल पी से यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। तो समझ में आ रहा है पैसा कहाँ से आएगा,
25% बैंकेबल प्रोजेक्ट होगा, 50% कॉस्ट बॉन्ड, बैंक लोन्स और ट्रिपल पी से होंगे। तो ऐसा माना जा सकता है, आप समझ लो कि 25-26 के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, कहाँ करा जाएगा? अर्बन चैलेंज फंड के लिए। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, क्यों अर्बन चैलेंज फंड के बारे में सोचा जा रहा है? तो उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, इसकी नीड इसलिए है क्योंकि हमारे को देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा इस बारी राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन हो रही है। इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो, अगर आप 2001 में देखोगे और आप जाके 2011 में नोट करोगे, सेंसस 2011 का डेटा यहाँ पर दे रखा है, तो पॉपुलेशन तो दोस्तों बहुत बड़ी हुई है। और अगर अभी जाकर हो जाएगा तो आप समझो कि आप खुद ही देखो ना, शहरों में पैर रखने की जगह है, अभी आप एक रूम रेंट पे लेते हो, क्या हालात हो जाते हैं, इतना मतलब बस्सड़ मच जाती है कि उसमें बोला जा रहा है कि एक रूम छोटा सा है, उसमें भी शेयर करो और पूरी कॉस्टिंग भी इनकी दो। आप सोचो इतना महंगा हो गया है अभी, चाहे सिटीज के अंदर तो बुरा हाल है। लाइक उसके बाद इंश्योर सस्टेनेबिलिटी की बात है कि सिटीज इन इंडिया फेस द रिस्क ऑफ लूमिंग वाटर क्राइसिस भी है, डिजास्टर्स भी है, अर्थक्वेक है, फेस सिवियर पोल्यूशन भी यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो दिल्ली है वो सिस्मिक जोन 4th पे लोकेटेड है और वन ऑफ द पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड में यहाँ पर बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि दिल्ली जो है सिस्मिक जोन 4th में लोकेटेड है, सबसे बड़ी बात। और मजे की बात देखो, पोल्यूटेड है, वर्ल्ड की सबसे गंदी, मतलब सारा पोल्यूशन दिल्ली में भरा पड़ा है। अब वर्ल्ड का कैलकुलेटर उठाओ और पूरा देखो आज डेटा सारा, सबसे गंदी नगरी है दिल्ली पोल्यूशन के मामले में। उसके बाद सपोर्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, यानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट को बनाना, वाटर सैनिटेशन को बनाना, ये वाली बात है। फिर इंश्योर करना अब्जॉर्प्शन ऑफ अवेलेबल फंड्स, यानी कि जो भी पैसा अवेलेबल है, बैंकेबल है, नीड बेस्ड प्रोजेक्ट है, उसका ठीक ढंग से अब्जॉर्प्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। पैसा पैसा सही डायरेक्शन में लगाना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर अर्बन प्लानिंग के अपने बहुत इश्यूज थे। लैंड पार्सल जो है, हाई अर्बन डेंसिटीज हैं, बहुत फ्रेगमेंटेड है, पुअरली रिकॉर्डेड ओनरशिप ऑफ लैंड है। आप सोचो अर्बन प्लानिंग एक स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है और 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है। समझ गए, ये ध्यान रखना, अर्बन प्लानिंग किसका सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट। कौन से शेड्यूल में आता है? 12th शेड्यूल में आता है। फिर हमारी ज़रूरत अर्बन इस चीज़ों को या ऐसे फंडिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि बहुत डेफिसिट है ह्यूमन रिसोर्सेज में। मेजर बॉटलनेक है, लोग क्वालिफाइड अर्बन प्लानर है ही नहीं, जबकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अब जाके। फिर अर्बनाइजेशन भारत में ना बड़ा, देखो समझो, आज मैं ना बड़ा इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ कि भारत में ना अर्बनाइजेशन कैसे कैसे हुआ है। इसको बड़े ध्यान से समझना, बड़ा आपके कई टॉपिक्स इससे क्लियर हो जाएंगे। देखो अर्बनाइजेशन का हम सीधा सा मतलब जानते हैं कि ऐसा इंडेक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमी से कन्वर्ट होके मॉडर्न इंडस्ट्रियल वन में कन्वर्ट हो जाता है। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक साइकिल है थ्रू विच अ नेशन पास एज दे इवॉल्व फ्रॉम एग्रीरियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जब कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो अर्बनाइजेशन में ट्रेडिशनल से लेके मॉडर्न चीज़ें, इंडस्ट्रीज बनी है। अब एग्रीरियन से लेकर अगर हम बात करें तो लोग इंडस्ट्रीज में काम भी करने लग गए, तो आप समझो कि ये एक अर्बनाइजेशन का ही फेज है। अब ये कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जिससे अर्बनाइजेशन और बढ़ता चला गया। सबसे बड़ा कारण जो अर्बनाइजेशन बढ़ा वो है इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का डिक्लाइन होना, सबसे बड़ी बात। फिर पुअर डिक्लाइन का मतलब है, या रूरल लिविंग कंडीशंस का मतलब है एनवायरनमेंट का डिग्रेड होना, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट में एक्सट्रीम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारे बहुत सारे रीजंस हैं अर्बनाइजेशन को लेकर। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि अर्बनाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा धोखा दे रहे हैं वो कौन सा सबसे फैक्टर धोखा दे रहे हैं? इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, पुअर डिक्लाइनिंग रूरल लिविंग कंडीशंस प्रॉब्लम दे रही हैं। अब ये चीज़ों ने एनवायरनमेंट भी खराब किया, हाई पॉपुलेशन भी करी। अब ये कह रहा है रूरल आउट माइग्रेशन क्यों होती है? रिड्यूस डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरिया। भाई रूरल एरिया से व्यक्ति क्यों जाता है? इकोनॉमिक कारणों की वजह से, वहां पर और अच्छा उसको मिल रहा है। अब रूरल लिविंग कंडीशंस भी पुअर डिक्लाइन वहां पर भी है, रेमिटेंस नॉलेज की दिक्कत है।
अब इन सारे फैक्टर्स ने, क्योंकि रूरल एरिया के बंदे को अपने इलाके में जॉब मिल नहीं रही, बिजनेस वहां चल नहीं रहे, अब बंदा करे क्या? तो बंदा उठ के आता है शहरों में। अब शहरों में वो जैसे ही आया, अर्बन एक्सपेंशन शुरू, क्योंकि सबको यही लगने लगा, और वैसे ही अर्बन की पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बूम मार जाती है, एक्सपेंड कर जाती है। तो एज पर सेंसस 2011, जो अर्बन यूनिट हैं भारत की, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, म्यूनिसपैलिटी हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, नगर पालिका हो, स्टैट्यूटरी टाउन हो, स्टैट्यूटरी टाउन मतलब जिसमें 1 लाख पॉपुलेशन होती है, उसको कहते हैं। अच्छा, अब मिनिमम पॉपुलेशन देखो अर्बन एरिया में कितनी होनी चाहिए। अर्बन एरिया में 5,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए, लोग 5,000 रहने चाहिए। 75% अबव मेल मेन जो वर्किंग है वो आपका नॉन एग्रीकल्चर में है, तो भी आप अर्बन एरिया के पार्ट है। डेंसिटी यहाँ कह रहा है कि एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर है। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं तो आप मान के चलिए कि ये अर्बन यूनिट है। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं कि अर्बनाइजेशन के की कैरेक्टरिस्टिक्स, शहरीकरण का पता भारत में कैसे चला, या आप चलो ये पता चला भी तो कैसे कैसे यहाँ पर ग्रोथ हुई। कह रहा सबसे बड़ी दिक्कत हुई, गरीबी और ज्यादा ड्राइव हुई। कह रहा कैसे, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री, जहां अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ क्रिएट कर कर जॉब फॉर रूरल लेबर भी रखता है। हमारे देश में ऐसा हुआ नहीं, तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और बढ़ गया। और हमारे यहाँ क्या हुआ है, इंडिया का अर्बनाइजेशन ना बहुत ही स्लो प्रोग्रेस किया है। क्यों किया है? क्योंकि रिक्लासिफिकेशन है रूरल एरियाज में एज अर्बन व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अर्बन स्टेटस में इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस भी हैं। इंडिया का जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एज अ होल है वो भी बहुत कम है। इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स स्टेट है, गोवा केरला महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, बहुत इकोनॉमिकली डाइवर्स है। ऑब्सोलीट है। आप सोचो ना, कोई क्राइटेरिया ना अर्बन एरिया का बनाया तो गया नहीं था, तो किसी भी तरीके से डेवलपमेंट हुई है। पैराडॉक्स बड़ा गंदा है भारत के अंदर, ग्रोथ के साथ साथ ओवरबर्डन पब्लिक सर्विसेज, सोशल एलिनेशन, स्लम भी क्रिएट हो गए। आप देखो कहीं भी, हम दिल्ली में आप आओ कभी, ठीक है, कहीं आसपास आपको महल मिलेंगे, शीश महल मिलेंगे, ठीक है, उसके ही आसपास आपको स्लम एरिया भी मिल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं कि ठीक ढंग से अर्बनाइजेशन भी हमारे यहाँ प्लानिंग तरीके से नहीं हुआ, एज इट हैपेंड इन, जैसे चंडीगढ़ के अंदर हुआ। वहाँ पे आपको इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी। बाहर वरना दिल्ली में आप आइए, आप परेशान हो जाएंगे ये देख के। अभी कह रहे हैं व्हाट मोर कैन बी डन टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ अर्बन एरियाज इन इंडिया। भारत में ऐसा हमें क्या करना चाहिए ताकि अर्बन एरिया की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो। तो उसके लिए सबसे पहले कह रहे हैं री इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यानी इट कैन बी डन बेस्ड ऑन सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के तहत। इन्होंने बोला कि सबसे पहले ना क्लियर डिवीजन ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करो अमंग वेरियस अथॉरिटी, सबसे पहला काम। सेकेंड काम है सिटी मास्टर प्लान, यानी शुड बी स्टैट्यूटरी बैक्ड एज इट इज एसेंशियल फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर कह रहा है अर्बन एरिया की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करो, सिटीजन्स को और ज़्यादा इंगेज करो। तो नीति आयोग के 2020 वाले प्लान ने क्या बोला कि 52% जो स्टैट्यूटरी टाउन भारत में रहते हैं उनके पास कोई मास्टर प्लान है ही नहीं। कितनी शर्म की बात है। क्यों नहीं है मास्टर प्लान आपके पास? आपको क्यों नहीं पता कि सिटीजन्स की इंगेजमेंट, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी? फिर टाउन प्लानिंग प्रोफेशनल्स भी हैं। देखो हमारे पास ऑल इंडिया अर्बन प्लानिंग सर्विस जो है, जैसे सिविल सर्विस होता है ना, इंडिया इंफॉर्मेशन सर्विस, ऐसे ही ऑल इंडिया अर्बन प्लानिंग सर्विसेज भी है। इसको क्वालिफाइड प्लानर्स ने सेटअप किया है हाई लेवल कमिटीज के साथ, और नीति आयोग ने तो रिकमेंड भी करा, नेशनल काउंसिल फॉर टाउन एंड कंट्री प्लानर, ठीक है। इंटीग्रेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बनाया गया फॉर टाउन प्लानर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस तैयार करे गए। फिर रिव्यू करना एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस को, ताकि एक कैसे टाउन प्लानिंग होनी है, कैसे डेवलप करना है, ये सब हो। सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया गया, टेक्नोक्रेटिक प्लानिंग की गई विदाउट एडिक्वेट सिटीजन पार्टिसिपेशन। फिर स्ट्रेंथन करना रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स को भी बोला गया कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करो, फेयर प्रोसेसेस को अडॉप्ट करो ताकि टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह को प्रोक्योर किया जा सके। अब यहाँ ये कह रहा है कौन कौन से ऐसे मेजर्स लिए जाएं फॉर रिफॉर्मिंग अर्बन एरियाज। तो उसके लिए भारत में क्या करा गया है, स्वच्छ भारत मिशन का यूज करा गया है। स्वच्छ भारत मिशन यानी एसपीएम जो है उसका पूरा फोकस किस बात पर है, सेफ सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट
और डोर टू डोर कलेक्शन करना, सेग्रीगेट करना, वेस्ट को प्रोसेस करना इसका काम है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन की बात करें तो ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पे काम करे, स्मार्ट सोल्यूशन निकालने का काम हमने किया गया। NULM का मतलब है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का काम ये होगा कि किसी भी तरीके से पॉवर्टी और अर्बन पुअर की वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए ऐसा करा गया है। PM स्वनिधि स्कीम को तैयार करा गया, प्रधानमंत्री आवास योजना तैयार की गई, अमृत मिशन इंसेंटिव टू स्टेट देना शुरू कर दिया गया। तो ये सारे ही काम किए गए। ग्लोबल लेवल पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो हम कर ही रहे हैं ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो 11 नंबर गोल क्या कहता है कि सिटीज ऐसी हो जो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सेफ, रिजिलियंट और सस्टेनेबल हो। इवन UN जो हैबिटेट कर है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, जो उसका पूरा पॉइंट, फोकल पॉइंट ही उसका ये है, अर्बनाइजेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट विद इन द UN सिस्टम। उसके अलावा हमारे चाहे वो ग्लोबल ABC हो, अर्बन शिफ्ट इनिशिएटिव्स हो, ये सारे इनिशिएटिव्स को बोला गया है ताकि हम क्लाइमेट इम्पैक्ट को रिड्यूस कर पाएँ अर्बन इन्वायरमेंट में। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। RBI ने अभी रिसेंटली 6 मंथ मॉरिटोरियम इम्पोज करा है ऑन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इम्पोज करना, मॉरिटोरियम क्या होता है। इसको आज फिर से समझ लो आप, मॉरिटोरियम का मतलब इकोनॉमी में क्या होता है स्पेसिफिकली। मॉरिटोरियम का गाइस मतलब होता है लीगली ऑथराइज पीरियड जिसमें कोई चीज़ डिले या सस्पेंड की जा रही है स्पेसिफिक एक्टिविटी को लेकर, ऑफन इम्प्लीमेंट एज अ टेम्परेरी मेजर, ताकि फाइनेंशियल रिलीफ दिया जा सके जब भी कोई क्राइसिस वगैरह आता है। तो न्यू अर्बन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक्स को ऐसा किया गया, इनके लोन्स, डिपॉजिट्स को आगे यहाँ पर कह रहा है कि न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू RBI जो ये मेजर्स हैं हैज बीन टेकन ड्यू टू कंसर्न्स ओवर द बैंक्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी सिचुएशन की वजह से ये करना पड़ रहा है। अब RBI ऑल्सो सुपरसीडेड इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर 12 मंथ्स साइटिंग पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड को रखते हुए। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। एक अर्बन कोऑपरेटिव है, एक रूरल कोऑपरेटिव है। इसमें शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्स हैं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है। ऐसे इसमें अलग अलग तरीके से ये पूरा कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? ये सबसेट है कोऑपरेटिव बैंक्स भारत में। सेमी अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में ऑपरेट करते हैं। इनकी हिस्ट्री है, ऐसे मत सोचना ये ऐसे ही आ गए हैं। लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का एक्ट आता है 1904 में, 1904 में, एंड इट्स 1912 अमेंडमेंट जो है उससे लीगल फाउंडेशन तैयार होती है। पहला अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है एस्टेब्लिश हुआ 1889 के अंदर बड़ौदा अन्योन्याय सहकारी मंडली के नाम से। तो करंटली दे आर रजिस्टर्ड एट कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर उसको डाला गया है। बैंकिंग रेगुलेशंस के अंदर भी इनको कंट्रोल किया जाता है, चाहे लाइसेंस को लेकर, कैपिटल एडिक्वेसी को लेकर। इन एक्ट्स के साथ इनको मैनेज गवर्न किया जाता है। इसमें रजिस्ट्रार भी होते हैं आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। अब ये समझो, बड़े ध्यान से समझना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक की ओनरशिप में फ़र्क है। यहाँ जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होगा ये ओन्ड एंड कंट्रोल किया जाता है कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर द्वारा। कमर्शियल बैंक में यही काम पब्लिक या प्राइवेट एंटिटी करती है। रेगुलेशन की बात की जाए तो ये डुअल कंट्रोल है बाय RBI एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कमर्शियल बैंक में रेगुलेट सोली बाय RBI किया जाता है। समझ में आ गया? प्रॉफिट मोटिव, इनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। कमर्शियल बैंक्स बैठे ही इसीलिए क्योंकि वो प्रॉफिट की वजह से बैठे। लीडिंग फोकस इनका कोऑपरेटिव बैंक्स का स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, वीकर सेक्शन होता है। यहाँ पर आपकी रिटेल बैंकिंग, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स भी होता है। वोटिंग राइट की बात करें तो यहाँ 1 मेंबर 1 वोट होता है। यहाँ पे सारा वोट का शेयर मिलता है शेयर होल्डर को, जो पैसा लगाएगा उसी को ही वोट का कैपेबिलिटी मिलेगी। समझ में आ गया? फर्क समझ आ गया? चलिए, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बनाने का कारण क्या था, क्यों बनाया गया? उसका सबसे बड़ा कारण था फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम सभी चाहते थे कि जो स्मॉल बोरोवर्स हैं, माइक्रो बिजनेसेस हैं या लोअर इनकम ग्रुप्स है अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज में, उनको केटर करने के लिए बनाया गया।
लोकल जो फोकस है इसका स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ को लेकर है, उनके लोकल नीड्स को समझना है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की जाए तो 65% जो पीएसएल में एलोकेट करना या उसको इंक्रीज करना बाय 2026 तक वो किया गया। डेवलपमेंट सपोर्ट की बात की जाए तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है ये नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर की नीड को फुलफिल करता है। यूसीबी टिल 1996 में यहाँ क्या कह रहा था, अलाउ करता था यहाँ पर बेसिकली टू लेंड मनी ओनली फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ठीक है, अब हम समझते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज। चैलेंजेस में क्या है समझते हैं कि इनको क्या चैलेंज आता है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, तभी तो इनके लिए इतनी बातें हो रही हैं। इनका सबसे बड़ा चैलेंज है इनकी वीक गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड के रिस्क बहुत ज़्यादा है। इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, नेपोटिज्म होता है कि फ्रॉड में तब्दील हो जाता है। अब आप सोचो फिर कंपटीशन है कमर्शियल बैंक और फिनटेक से। इनका बैंकिंग सेक्टर डिक्लाइन होता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन, कम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनका डिक्लाइन हो रहा है। बहुत ज़्यादा लेवल पर नॉन परफॉर्मिंग असेट हैं जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ को हमेशा गिरा देते हैं। पैसा ही नहीं है कैपिटल मार्केट में। और उसके बाद क्या है कि कंप्लायंस के अपने अपने चैलेंज बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे जो अर्बन लोकल कोऑपरेटिव बॉडीज़ हैं उनके पास डिजिटल बैंकिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके एफिशिएंसी को, जो कस्टमर के एक्सपीरियंस सड़ के आता है, आप समझो ये ऐसा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है रीसेंट मेजर्स हमें देखने की ज़रूरत है कि रीसेंट मेजर्स क्या क्या हैं, उसको देखते हैं। अब यहाँ हम ना कैटेगराइज करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बॉडी कैसे कैसे होती है। तो ध्यान रखो 4 तरीके से अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 का मतलब है ऑल दोज यूनिट जो यूसीबी है, सैलरी अर्नर्स हैं, उनकी है। ठीक है, जिनके पास डिपॉजिट्स अप टू 100 करोड़ होते हैं। टीयर 2 में मोर देन 100 करोड़ वाला है, टीयर 3 में 1000 करोड़ वाला है, और यहाँ पर मोर देन 10,000 करोड़ वाला है। रिसेंटली ऐसे सरकार ने कुछ मेजर्स लिए ताकि जो अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज हैं, जो बैंक्स हैं, इनको कुछ फायदा हो। तो इसके लिए सबसे पहले ना ये लेकर आए बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, रीस्ट्रक्चर करना हो, मैनेज करना हो, उसके लिए। फिर ऐसे ही रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस को तैयार करा गया कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी को लेकर। अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है, एक मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है आरबीआई को कि वो ना बहुत जल्दी फटाफट ये चेक कर लें कि कोई भी बैंक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की तरफ बढ़े ना। जरा सा साइन मिले कि यार इसको फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है आगे, उसी वक्त तो आप उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। फिर लिक्विडिटी सपोर्ट बाय अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस बनाने की ज़रूरत है। आरबीआई ने 4 टीयर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही हमें ये नई नई ब्रांचेस खोलनी है, अप टू 10%, मैक्सिमम 5 ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत है। और डोर स्टेप सर्विसेज हम चाहते हैं क्योंकि यूसीबी हैज़ बिन अलाउड बाय आरबीआई, उन्होंने कहा है आप घर घर जाके भी कस्टमर को सर्विसेज दो। वन टाइम सेटलमेंट करना हो, कोई आउटस्टैंडिंग लोन्स हो, कोई कमर्शियल बैंक से हो, तो वो भी आपको करना है। अब हम चलते हैं वे फॉरवर्ड में, देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि इनकी और परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की आप क्या करिए, स्ट्रेंथन करिए गवर्नेंस एंड सुपरविजन, यानी प्रोफेशनलाइजेशन यूसीबी बोर्ड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 50% डायरेक्टर्स हैं उनके पास एक्सपर्टीज हो बैंकिंग की, फाइनेंस की, लॉ की, ये ज़रूरी है। सेकंड है कंसोलिडेशन एंड मर्जर की बात, इनकरेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि कोई भी वीक यूएसपी ना रह जाए। स्ट्रॉन्गर वंस के साथ वीक वालों को जोड़ दो ताकि वो भी फाइनेंशियली ठीक हो जाए। इंडिपेंडेंट ऑडिट तैयार करोगे तो उससे हर पल आपको पता चलेगा कि ये फला कोऑपरेटिव बैंक का फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन है या नहीं है, ऑटोनॉमस बॉडी के द्वारा कर दो इसको। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना तो और ज़्यादा ज़रूरी था कि बेटर कस्टमर सर्विस मिले। सोशल ऑडिट के लिए क्या करना है, इनेबल स्टेक होल्डर्स लेड ऑडिट टू असेस पॉलिसीज, फंड एलोकेशन को देखने के लिए। ठीक है, लास्ट टॉपिक इकोनॉमी का जो आज हम करने जा रहे हैं गाइस, उसका नाम है रीस्ट्रक्चर्ड स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम के बारे में। क्या है ये रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया प्रोग्राम, न्यूज़ में क्यों रहा, स्किल इंडिया मिशन क्या होता है, क्यों सरकार इस वक्त कॉन्टिन्यूसली रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रही है स्किल इंडिया मिशन को, समझते हैं। देखो, स्किल इंडिया प्रोग्राम को ना 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, इसमें फंडिंग भी बढ़ाई गई है। स्कीम में ना 3 कंपोनेंट्स लेके चला जा रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जन शिक्षण संस्थान, ये सभी स्कीमों को इसमें डाला गया है।
स्किल इंडिया मिशन 2015 में आया था और ध्यान रखना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये आता है। इसका काम ही है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देना, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देना, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग देना। और अदर यहाँ पे स्कीम्स का काम क्या है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए गए हैं, युवा योजना बनाई गई है, संकल्प तैयार करा गया है। अब रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम में बेसिकली क्या है, ये एक तरह का रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया प्रोग्राम है, कंपोजिट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। स्ट्रक्चर स्किल डेवलप करना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, फॉर्मल रिकॉग्निशन स्किल्स का सर्टिफिकेशन देना, ये सब किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो 4.0 है, उसमें कोशिश ये की जा रही है कि NSQF यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को स्किल के साथ देते हुए रीस्किलिंग अपस्किलिंग का भी ध्यान रखना है। और टारगेट बेनिफिशियरी होंगे 15 साल से लेके 59 ईयर्स। फ्यूचर स्किल्स का भी ध्यान रखना है, 400 प्लस न्यू कोर्सेज को दिखाना है, AI है, 5G है, ग्रीन हाइड्रोजन है। फिर इसके साथ साथ IIT NIT इनको भी जोड़ा गया है, ये भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस भी इनको लेके काम करेंगे। साथ ही साथ इंटरनेशनल मोबिलिटी इनिशिएटिव भी लिया गया है ताकि डोमेन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स पे काम किया जा सके। और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, यहाँ पर कोशिश यही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा अच्छा करने की। कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। PM विश्वकर्मा या PM सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, इन सभी को ज्वाइन कराने की कोशिश की जा रही है। तो यहीं पे की फीचर्स हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के। इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, फ्लेक्सिबल लर्निंग की बात है, माइक्रो क्रेडेंशियल है, इंक्लूसिव स्किलिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, स्टैंडर्डाइजेशन है। ये सारा का सारा फीचर्स को एक साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इस बार ये 9 फीचर्स के साथ आए हैं, जिससे कि डेवलप की जा सके लोगों में स्किल्स को। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जन शिक्षण संस्थान स्कीम भी है। इसके तहत प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसमें स्किलिंग देना नॉन लिटरेट, न्यू लिटरेट्स को, 15 से 45 साल का यहाँ पर जो भी वुमेन है, रूरल यूथ है, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन, उनको दिया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 14 से 35 वाला है, 25% स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ताकि ये AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज को सीख सकें। इसके लिए किया जा रहा है। अब देखो भारत में इतना ज़्यादा रीस्ट्रक्चरिंग की बात क्यों की जा रही है? डर है यार हमें AI से, डर के रहना भी चाहिए इससे, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स को खाने वाली है। आप समझो, एज पर द वर्ल्ड बैंक डेटा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेटा सॉरी, उसके अकॉर्डिंग 40% जॉब चली जाएंगी। इसीलिए भारत बहुत ज़्यादा इस समय रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की बातें कर रहा है। रीस्ट्रक्चरिंग करने का मतलब ये भी है, स्किल इंडिया मिशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी, इन साइलोज अप्रोच या लो इम्पैक्ट है ना स्कीम्स का। PM NAPS इतनी भी थी, इतना कन्वर्जन नहीं हो रहा था, तो हमें चाहिए कि और ज़्यादा हो। फिर हम देखते हैं इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है और जो पढ़ाया लिखाया जाता है एकेडमिक्स में, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है। लैक ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किलिंग होती ही नहीं है। तो अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट नहीं हुआ है, एम्प्लॉयड नहीं है लोग, मिसमैच बहुत है डिमांड एंड सप्लाई का। फिर अदर चैलेंजेस हैं स्किलिंग को लेके, फास्ट चेंजिंग जॉब मार्केट की बात की जाए, कांस्टेंट अपस्किलिंग, रीस्किलिंग विच इज़ नॉट इफेक्टिवली अवेलेबल एट ऑल। फिर क्वालिटी स्किलिंग की प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है, मल्टीप्लिसिटी की प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेशन नहीं है, इनएडिक्वेट मेंटेनेंस है, रिसोर्सेज की दिक्कत है, वुमेन का पार्टिसिपेशन है ही नहीं। क्या करोगे आप? वुमेन जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी तो लेबर फोर्स का पार्ट तो वो भी है, तो स्किल उसको भी तो आनी चाहिए। फिर जॉब में तो फिर कैसे कहते हैं हम जेंडर में गैप है, पैसा इतना कम कमा रहे हैं, लाइक दिस। वो वे फॉरवर्ड में यहाँ पर बोलता है एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत है। हमें अपनी मैपिंग ऑफ स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा कि जो जॉब मार्केट में ज़रूरत है उसी हिसाब से प्रोग्राम डिज़ाइन कराए जाएं, वही चीज़ें सिखाई जाएं जिसकी मार्केट में ज़रूरत है, जिन स्किल्स की मार्केट में ज़रूरत है। फिर प्रमोट करना एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, यानी वोकेशनल एजुकेशन देना हो, स्ट्रेंथन करना हो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। लर्न करना है हमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से, टेक्निकल एंड वोकेशनल वाउचर प्रोग्राम चलाना हो वो करो, अप्रेंटिसशिप लिवाई करना हो UK से, ताकि हम इंसेंटिवाइज कर पाएँ एम्प्लॉयर्स को, अप्रेंटिस दे पाएँ। तो यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारी ग्लोबली भी हम जिनसे कंट्री से सीख सकते हैं उनसे भी सीख के वो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, अगर हम सच में चाहते हैं AI वर्ल्ड को
डील करना, हमारे लोग इसको डील कर पाएँ, तो उसके लिए स्किल प्रोग्राम चलाना और उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, कल हम शॉर्ट्स करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।